Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are going to discuss the legal reasoning for the CLAT examination. In today's session, we are going to discuss the Constitution and the principles, the legal maxims lying beneath the Constitution or cutting across the constitutional spirit. So we have in our syllabus the legal reasoning in criminal law, torts, contract and especially in the Constitution. और इसी के साथ हमारे पास सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सेटअप भी सिलेबस में दिया गया है. सो वी हैव टू गो इन डिटेल के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल अथॉरिटीज दी हैं उसका भी स्टडी हमें करनी होगी. सो वी स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू बिगिन विद व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेन टर्म्स और इन डेफिनेटिव टर्म्स. सो वी नो कि जब भी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो पहला वेव ऑफ थॉट दिमाग से गुजरता है वो ये होता है कि समथिंग लीगल, लॉफुल. सो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज रादर द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. सो किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है और साथ ही में ऑल द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. नाउ अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर प्राइमरली द लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने का काम करते हैं, द एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को लागू करने का काम करते हैं और साथ ही में द जुडिशरी जो इस बात को इंश्योर करती है कि अगर कानून के बनने में या कानून के लागू होने में कहीं कोई फ्लॉ है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ है, तो उसको करेक्ट किया जाए, रेमेडी प्रोवाइड की जाए. तो ये जो तीनों ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं ये अपनी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं. इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी पावर इन बॉडीज को दी गई है उतनी पावर ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा ट्रांसग्रेशनल पावर्स ये यूज नहीं कर सकते हैं. देन एनी लॉ in order to be legally valid shall have to confer the constitution, like we have read the law of contract, the law of torts, also we read the law of crime, that is the IPC. अब ये सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लाइट के अंदर होंगे. इन कानूनों में कोई भी बात ऐसी लिखी नहीं हो सकती है which will violate the constitutional principles. अगर ऐसा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कोई कानून करता है तो उस कानून को वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाएगा, तो वो इंडिया में लागू नहीं हो सकता है. सो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का लीगैलिटी एस्पेक्ट. लेकिन जब हमें पैराग्राफ्स आएंगे और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की थीमेटिक स्टडी भी साथ साथ में होगी, तो क्या इतने से काम चल जाएगा? आंसर इज नो. सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को उसके संपूर्ण रूप में समझना होगा. और संपूर्ण रूप ये कहता है कि ये मियर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल है बट सिर्फ लीगल नहीं है. पॉलिटिकल थिंकर्स तो कहते हैं दैट इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट. नाउ हाउ कम सोशल डॉक्यूमेंट? बिकॉज एक तो कंट्री की पूरी पहचान आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. किसी भी कंट्री की मुकम्मल पहचान उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. कंट्री का आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, जब हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें जैसे कि कल्चर राइट्स पढ़ेंगे, इसके अलावा लैंग्वेज स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के राइट्स पढ़ेंगे और साथ ही में ट्राइबल के स्पेशल राइट पढ़ेंगे, तो हमें पता लग रहा है हम किस तरह की सोसाइटी हैं. सो अभी पॉलिटी नहीं, जो लीगल एस्पेक्ट है पॉलिटी, वो तो हमें तब पता लगेगा जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे या फिर एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ गवर्नर, उससे हमें पॉलिटी, लीगल एस्पेक्ट पता लग रहा है. लेकिन जैसा हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स, कल्चर, ट्राइबल राइट्स, तो हमें पता लग रहा है कि हम किस तरह का समाज है, सोसाइटी की आइडेंटिटी है. इसी संविधान में जब हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलेगा, इसके अलावा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, जब ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें देश की इकोनॉमी का पता चल रहा होता है. यहां तक कि प्रेम्बल में जब हम वर्ड पढ़ेंगे सोशलिस्ट, तो हमें पता लगेगा हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी सेटअप के अंदर जी रहे हैं. इसका मतलब पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन द Constitution. So, beside being legal document, it is also a social document that gives the complete picture of the identity of your country. कुल मिला के अगर आपको किसी भी मुल्क के बारे में जानना है, यूएस, सूडान और अफ्रीकन कंट्रीज, तो आपको वहां पे ट्रैवल करके जाने की जरूरत नहीं है. आप गूगल से कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड कीजिए, मेन प्रोविजंस को पढ़ लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है इसकी कंप्लीट आइडेंटिटी कैसी है. Now, when we understand
द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक चीज और ऐड करते हैं जो हमें आगे फंडामेंटल राइट्स में बहुत हेल्प करेगी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है संविधान। किस तरीके से? देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलती है बहुत सारी चीजें, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियस राइट्स, कल्चरल राइट्स। अब ये सब एस्पिरेशंस थी इंडियन सोसाइटी की। कब? जंग आजादी के दौरान, जब इंडिया में कॉलोनियल पावर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग चल रही थी, तो जो हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी उम्मीदें थी कि आजाद भारत में वो सारी चीजें मिलेंगी, इक्वालिटी होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, फ्रीडम मिलेगी, रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी। सो इन सारे एस्पिरेशंस को फंडामेंटल राइट में बाकायदा एन्यूमरेट किया गया है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस। नाउ, एज वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ लेट अस talk about that how Indian Constitution was made, किस तरीके से बनाया, किसने बनाया, कौन लोग शामिल थे। So Indian Constitution बेसिकली बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, संविधान सभा से। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया देने वाले पहले ऑफिशियल लेवल पे जो व्यक्ति थे मॉडर्न एज के अंदर, दैट इज एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में आइडिया दिया था। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन 1935। और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया था कि आपको संविधान सभा दी जाएगी, एक संविधान दिया जाएगा अगस्त ऑफर 1940 के अंदर। बट फाइनली ये सब ऑफर्स, ये प्रोमिसेस, ये डिमांड, ये कंक्लूड कब होते हैं, पूरे कब होते हैं? जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आता है, 3 मेंबर का कमीशन। कौन कौन थे इसके अंदर? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। 1946 में ये ऑल व्हाइट कमीशन इंडिया आता है टू डिस्कस विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, द मासेस इटसेल्फ, और उनसे डिस्कस करने के बाद एक मसौदा तैयार किया जाए, एक स्कीम तैयार की जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन लोगों से मिलकर बनी होगी। फाइनली कैबिनेट मिशन के सजेशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। 389 पीपल ओरिजिनली वर देयर। अब 389 पीपल कैसे इसके अंदर सिलेक्ट या इलेक्ट किए जाएंगे? द प्लेन आइडिया, उस वक्त इंडिया में 2 तरह की टेरिटरी थी। एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां पे राजे राज कर रहे थे, जैसे पटियाला, नाभा, जींद, हैदराबाद, जूनागढ़, लेकिन इनका अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो किंग वॉज रादर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर देयर। दूसरे थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां पे प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू राज चलाया जा रहा था। आप ऐसा समझे कि जैसे आज एमएलए लोग चुन लेते हैं, इसी तरह से ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे और उस बॉडी को कहा जाता था प्रोविंशियल असेंबली। सो यहां पे लिटिल अमाउंट ऑफ डेमोक्रेसी थी, बट अल्टीमेट कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 2 तरह की टेरिटरी के लिए सिंपल कहा गया कि प्रोविंशियल असेंबली से लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे, वहां पे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट डालेंगे। और दूसरा, प्रिंसली स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो सिर्फ नॉमिनेटेड होंगे। दैट मींस राजा जिसको भेज देगा उसको ही उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा। सो बेसिक थिंग इज दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द लीगल प्रिंसिपल और लीगल मैक्सिम के किस आधार पे बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट वाज पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। इट वाज नॉट पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी। कौन कौन थे इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर टू प्ले द रोल? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। यस, 9 दिसंबर 1946, नॉट 47। अभी 15 अगस्त 1947 नहीं आया है, संविधान लिखने का काम उससे पहले शुरू हो चुका है। पहली मीटिंग होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट सर्वसम्मति के साथ चुन लिया जाता है, कंसेंसस के साथ चुन लिया जाता है। लेकिन 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑफ इलेक्टिंग दिस प्रेसिडेंट सिस्टम? सो ये एक फ्रेंच वैसे तो प्रथा है, वहीं से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन आज के दौर में एक सेटल्ड प्रिंसिपल है दैट एनी डेमोक्रेटिक बॉडी ये बिना किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के फंक्शनिंग नहीं करेगी। जब हम लोकसभा देखते हैं तो उसमें भी स्पीकर साहब होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन साहब होते हैं,
तो ऐसे ही यहां पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए था जो सभा की कार्रवाई को इंडिपेंडेंटली रेगुलेट कर सके, इम्पार्शली रेगुलेट कर सके। तो उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। इसका मतलब ये कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अचीव किए जाएंगे, कि ये जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं इसके द्वारा हम कौन से टारगेट्स को अचीव करेंगे, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑल सेट। लेकिन इसी बीच में आता है काला दिन, 3 जून 1947। काला दिन इसलिए क्योंकि इंडिया का पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया। इसका मतलब ये कि 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, ये हिंदुस्तान का संविधान लिखने बैठी थी, अनडिवाइडेड इंडिया का। लेकिन क्योंकि 3 जून 1947 को पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया, तो अब जो नया मुल्क पाकिस्तान बना उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बननी थी, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की गिनती कम कर दी गई। 14 जुलाई 1947 को मेंबर्स रिड्यूस टू 299, जो शुरू में 389 थे। 229 आए ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 70 आए प्रिंसली स्टेट से। अब इन सब लोगों ने बैठ के संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया। लेकिन क्या सभी लोग इकट्ठे बैठ के एक ही टॉपिक के ऊपर लगातार काम करते थे? ऐसा नहीं था। किया क्या गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कमिटीज बना ली गई। कमिटीज मीन के 8-10 लोग, 5-7 लोग, 8-10 लोग का अलग अलग ग्रुप बनाया और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को बनाने की जिम्मेवारी दे दी गई। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, फंडामेंटल राइट होने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होने वाली है, जुडिशरी की पावर होने वाली है और सिटीजनशिप भी होने वाली है। सो 5-7 लोगों इकट्ठा किया, तुम जाओ सिटीजनशिप पे लिख के लेके आओ, तुम फंडामेंटल राइट लिख ले आओ। अब ये कमिटीज रिसेस के दौरान रिसर्च करती थी, दुनिया के 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया और फिर वापस एक डॉक्यूमेंट बना के लाते थे, कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट ऑन द टॉपिक जो उनको दिया गया है। फिर सारी असेंबली बैठ के उसके ऊपर डिबेट डिस्कस करती थी, कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो फाइनली उस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता था। सो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द इंपॉर्टेंट कमिटीज। जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड द स्टेट्स कमेटी। देन सरदार पटेल साहब के अंडर में 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, वन वाज द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड अदर वाज एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, ओके। अंडर सरदार पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स। Then the most important committee was under Dr. Bhimrao Ambedkar. That was the drafting committee. क्या था इसका काम कि सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। हमने अभी देखा कि संविधान टुकड़ों में बन रहा है, अलग अलग कमिटीज अलग अलग टॉपिक पे लिख के ला रही हैं। इन सब को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना, यह जिम्मेवारी थी डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अंडर बनी ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। तो फाइनल ड्राफ्ट इस कमेटी ने तैयार किया है। एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, तो आंसर विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज कलेक्टिव वर्क था। लेकिन अगर कहें हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अनडाउटेडली डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। वाई? इन 389 लोगों में से जो बाद में रिड्यूस होकर 299 हो गए थे, अगर इनमें से मैन ऑफ द मैच चुनना हो, मैन ऑफ द सीरीज चुनना हो, या फिर एक व्यक्ति जिसका योगदान सबसे ज्यादा है, दैट वाज डॉक्टर B.R. अंबेडकर। संविधान सभा में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड, कानून की समझ रखने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ रखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था। जब भी कोई कंफ्यूजन आता था, सारी की सारी असेंबली देखती थी B.R. अंबेडकर साहब की तरफ, और विद ड्यू डिलिजेंस, ड्यू प्रूडेंस, ही शोड द पाथ टू मेक world's lengthiest and bulkiest constitution. Now, we move. What are the other functions performed by the Constituent Assembly? So, paragraph में बहुत बार इस तरह की चीजें डाल के they tend to confuse us. Other perform जो किए थे इन्होंने function, that was because at that time election तो हुए नहीं थे। तो जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, वो तो 1951-52 में होंगे, अक्टूबर टू फरवरी। तो इस दौरान पार्लियामेंट का काम कौन कर रहे थे? तो पार्लियामेंट का काम यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साल के कुछ दिनों में संविधान लिखने का काम करती थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
और फिर कुछ दिनों में एज पार्लियामेंट मीटिंग होती थी जिसमें ये ऑर्डिनरी लॉज बनाते थे, बाकी कानून बनाते थे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रही थी इंटरिम गवर्नमेंट। हाँ, व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट एक शब्द यूज किया जाता है जब कोई पॉलिटिकल क्षेत्र या फिर कहें कि कोई कंट्री अगर अपने पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो फिर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए पॉपुलर लीडर्स को मिला के एक सरकार बना दी जाती है जिसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, ताकि जब ये ट्रांजिशनल फेज गुजर जाए, ये टर्बुलेंस फेज गुजर जाए, तो उसके बाद इलेक्शन करा के प्रॉपर पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट बिठाई जा सके। तो इस दौरान इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये जो पार्लियामेंट कितना काम कर रही थी, यहीं पे काम कर रही थी इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय श्री जवाहरलाल नेहरू साहब। देन इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ मेंबरशिप भी एक्सेप्ट की ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। सो कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता होंगे। कॉमनवेल्थ नेशंस क्या ग्रुप है? सो दुनिया भर में जहां जहां अंग्रेजों की कॉलोनीज थी, जो अंग्रेजों के गुलाम मुल्क थे, आजादी के बाद जब ये डीकॉलोनाइज हो गया वर्ल्ड, तो फिर इन्होंने मिलके एक ग्रुप बना लिया, या फिर कहें ब्रिटिश की इनिशिएटिव पे एक ग्रुप बना लिया गया कि आप लोग इतिहास में हमारे गुलाम रहे थे, लेकिन फ्यूचर में आपको डेवलप करना जिम्मेवारी है और हम कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन से डेवलपमेंट की राह पे आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज अ मल्टी मेंबर, मल्टी कंट्री ग्रुप विच इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ नेशन। तो इसका भी मेंबरशिप इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट की, रेटिफाई की। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वैसे भी याद रखने हैं एक अच्छे एस्पिरेंट के तौर पे टू क्वालिफाई द क्लैट एग्जामिनेशन। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। तो जो आज तिरंगा हम देखते हैं, इसको कानूनी तौर पे इंडिया का फ्लैग बनाने का काम भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। और साथ ही में जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हम लोग चेरिश करते हैं, रेलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, इन दोनों गीतों को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बनाने का काम भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किया। दैट इज टू अडॉप्ट द नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। कब? 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वर अडॉप्टेड। देन इट ऑल्सो इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए थे, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाद में उनको भारत का राष्ट्रपति भी चुन लिया। फाइनली ये जो सब काम हम देख रहे हैं, किश्तों में कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, कमिटीज का काम करना, ये डिफरेंट काम परफॉर्म करने 2 साल 11 महीने 18 दिन ये समा लगा के 26 नवंबर 1949 प्रिसाइसली इस दिन हिंदुस्तान का संविधान कंप्लीट कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया। हालांकि लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। सो कमेंसिंग इज डिफरेंट थिंग, बट इस दिन ये कंप्लीट था। जब ये कंप्लीट हुआ तो ये दुनिया का लेंथीएस्ट एंड बल्कीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जो आज तक कायम है। जब ये पास हुआ उस वक्त 395 आर्टिकल, 12 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे इसके अंदर। सो दिस वाज द कंप्लीट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्रिटिसिज्म हर चीज का रहता है, और हमें भी पैराग्राफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिज्म के कुछ फैक्ट से आमना सामना करना पड़ सकता है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली vis-a-vis द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल? सो पहले कुछ क्रिटिसिज्म तो हमारे पिछले डिस्कशन पे ही बेस्ड है, जैसे कि सबसे ज्यादा संविधान लिख देना, तो बल्कियस बना दिया और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। तो नेचुरल था इंडिया जैसी कंट्री के लिए, बट क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उनके बैकग्राउंड के बारे में काफी क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, जैसे इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो जितनी भी मेंबरशिप थे उसके 80% बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी के कम थे। देन इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, इट वाज डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। सो इस तरह का क्रिटिसिज्म जो फैक्चुअल आधार पे तो सही ही प्रतीत होता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ जुड़ा हुआ है। Then one more criticism that it is called as bag of borrowings. Bag of borrowing कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे कि दुनिया भर के 60 संविधान पढ़े गए, और फिर जिस संविधान के अंदर भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जो भी अच्छी चीजें थी और इंडिया के लिए सुटेबल थी वो कंसेप्ट उठा लिए गए, बोरो कर लिए गए। तो एक बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं। और इससे भी ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म जो है वो इस बात को लेके है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमारे संविधान से पहले, इंडिपेंडेंट इंडिया के संविधान से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के ही तौर पे काम कर रहा था इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज को चलाने के लिए। हमारा आज का संविधान 60% is being derived from Government of India Act 1935. उसकी प्रोविजंस को ले लिया गया, which is also seems to be a valid criticism, at least on factual things. Why I am saying factual things? Because देखिए, अगर हम conceptual base में जाएं तो इंडिया की नीड थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी, हमारा फेडरलिज्म, ये सब सिस्टम यहां पे एस्टैब्लिश था, जुडिशरी एस्टैब्लिश थी। अगर हम उसको हटा देते तो सारा सिस्टम अपरूट हो जाता, नए सिस्टम को लाने में बहुत टाइम लगता। वो टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई इंडियन सुटेबिलिटी के हिसाब से उनको मॉडिफाई के फ्यूचर में कर लेंगे, फिलहाल आप इस सेटअप से काम चलाएं। सो दैट वाज द प्रूडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Next, which is also a separate topic, but connected to it, that I call it, no, I'm not calling it a bag of borrowings, but many political thinkers call it a bag of borrowing. I just suppose that we are inspired from different constitutions. So this is a source of inspiration, not a source of borrowings. तो किस constitution से हमने क्या चीजें ली हैं, इसके ऊपर नजर डालते हैं। So prominent जो प्रोविजंस हैं, दैट इज, जैसे हमने बात किया 60% तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो उस वक्त लार्जली दो फोर्सेस हमारे ऊपर काम कर रही थी, यूके सरकार और उनका बनाया हुआ एक्ट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है फेडरल सिस्टम। ये जो सेंटर स्टेट और इसका आपस में आप रिलेशन देखते हैं कि सीएम भी होंगे और पीएम भी होंगे, एमपी भी होंगे और एमएलए भी होंगे, ये सिस्टम हमें जीओआई 1935 से ही मिल चुका था। इसके बाद द पोस्ट ऑफ गवर्नर, हर स्टेट का जो एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर को एक से ज्यादा राज्यों का चार्ट दिया जा सकता है। दिस सिस्टम वाज आल्सो फ्रॉम जीओआई 1935। देन द जुडिशरी। फॉर अस दिस इज मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो जुडिशियल सेटअप है, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स, स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो ये सारा सेटअप ये भी लिया गया है जीओआई 1935 से। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी जुडिशरी जीओआई 35 के अकॉर्डिंग काम करती है, हम आगे देखेंगे। यूएस से भी बहुत सारी चीजें जुडिशरी के अंदर ली गई, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जुडिशियल सेटअप की तो वो जीओआई 1935 से था। देन द पब्लिक सर्विस कमीशंस, द यूपीएससी विच रिक्रूट्स फॉर सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। देन द पब्लिक सर्विस कमीशंस लाइक पीपीएससी, एचसीएस, एचएएस, जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी को, पीसीएस लेवल के ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं, ये सिस्टम भी जीओआई 1935 से था। देन द इमरजेंसी प्रोविजंस, सो प्रेसिडेंट रूल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का सस्पेंड हो जाना, ये सब कुछ भी जीओआई 1935। एंड फाइनली द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जैसे ब्यूरोक्रेसी, डीसी साहब की पोस्ट, एसपी साहब की पोस्ट, थानेदार, पटवारी, सो रेवेन्यू सिस्टम, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस भी जीओआई 1935 से। तो आप देख रहे हैं जो सिस्टम्स हैं, बड़े सिस्टम्स हैं मुल्क को चलाने वाले, जो पॉलिटिकल सेटअप है हमारे, वो ज्यादातर जीओआई 1935 से हैं। देन यूके से क्या लिया गया है? इंग्लैंड। सो यहां पे आपको ज्यादातर चीजें पार्लियामेंट से रिलेटेड मिलेंगी। वाई? क्योंकि सारी ही दुनिया ने ऐसा माना जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये यूके से ही इंस्पायर होकर अपने यहां बनाया। हमारे यहां पे भी कहते हैं कि हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल लिया। वेस्टमिनिस्टर इज द बिल्डिंग जहां पे आपका यूके पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट पॉइंट। देन अगर पार्लियामेंट से रिलेट करके देखें तो द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हमारे यहां बिल कैसे पास होते हैं, लोकसभा राज्यसभा का रोल, ये भी यूके से है। देन पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट सिस्टम, और कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की उसकी पोस्ट जो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो ये सारी चीजें भी यूके से आई हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, दैट इज अगेन रिलेटेड टू पार्लियामेंट। देन द बाइकैमरलिज्म, दो हाउसेस का होना, लोकसभा और राज्यसभा का होना, ये सब सिस्टम लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पार्लियामेंट्री बेसिस जो कुछ और चीजें यूके से आई हैं वो हैं रिट्स। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे।
So 5 तरह की writs to protect the fundamental rights or at least give remedy in cases of violation of fundamental rights. This has been taken in UK. इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट आया है यूएसए से, हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन उन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का जो सिस्टम है वो लिया हुआ है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. देन द ऑफिस ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी यूके से है. एंड द रूल ऑफ लॉ, ये हम आर्टिकल 14 के अंदर भी बात करेंगे. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ डेरिवेटिव ऑफ रूल ऑफ लॉ. सो एवी डाइसी, द ब्रिटिश थिंकर, जिन्होंने ये टर्म 19th सेंचुरी में बहुत पॉपुलराइज की थी यूके के अंदर, दैट रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए. सो इवन you may be howsoever, but you will be under some law. So even if a person is becoming the PM or the CM or the President of India, so even at the highest post, you are under some law. और आप उतनी ही पावर इस्तेमाल करेंगे जितनी उस लॉ के अंदर दी गई है, उससे ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. So this is rule of law being taken from British Constitution. Move on. US Constitution, अमेरिका से क्या क्या चीजें आई हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, हमने पहले ही बात की थी. फंडामेंटल राइट यूएसए से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स यूके से. देन नाउ कम द थिंग, जो हमारे मकसद की चीजें हैं. जुडिशियल सेटअप लिया गया है जीओआई 1935 से, लेकिन उस जुडिशरी में ज्यादातर चीजें यूएस की हैं. लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, हम डिटेल में देखेंगे इसको. देन इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनको पोस्ट से अगर निकालना हो तो प्रोसेस यूएस से लिया गया है. देन इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो भी यूएस से ही इंस्पायर्ड चीज है. एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द प्रियम्बल, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रियम्बल. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. देन द नेक्स्ट वन कम्स द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने अभी देखा था कि फेडरल सिस्टम लिया गया है जीओआई 1935 से, बट उस फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए जो प्रोविजंस हैं वो ज्यादातर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं. और जब हमारे फेडरलिज्म पे हम डिबेट करते हैं कि किस मुल्क जैसा है, अगर कंपेयर कर सकें तो क्या अमेरिका जैसा है? नहीं. आंसर इज आवर फेडरलिज्म इज मोर लाइक कैनेडियन टाइप, बिकॉज alongside us Canadian federalism also tends to repose more power in the central authority. So, federation with a strong center, residue power in center, and appointment of state governor by the center, जहां पे भी center को ज्यादा power दी जा रही है, that is a Canadian concept. An advisory jurisdiction of Supreme Court, like President, can avail the advice on question of law or fact from the Supreme Court. This procedure is also being taken from the Canadian Constitution. Now, we move to Irish Constitution. So, directive principle of state policy, nomination of members to Raj Sabha, and method of elections of president. This being taken from Irish Constitution. From Australian Constitution, we have taken the concurrent list, the freedom of trade, commerce and its intercourse throughout the territory of India, then the joint sitting of the two houses of parliament. Now, what is the concurrent list precisely? The important thing. So, we are having schedule 7 in which we are having 3 lists: union list, state list and concurrent list. In union list, the topics are mentioned that can be made into law only by the parliament. And under state list, those topics are mentioned on which law will be made by the state legislature. But under concurrent list, there are 52 topics and the law on these topics can be made by both the center and the state. So concurrent power, center की भी और state की भी, ये system हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है. If we move up, Germany, suspension of fundamental right during national emergency. Remember, emergency provisions GOI 1935 से ली हैं और उसमें फंडामेंटल राइट का सस्पेंड होना जर्मनी से लिया गया. देन द रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, जस्टिस, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. दिस बीन टेकन फ्रॉम द रशिया. एट दैट टाइम इट वाज यूएसएसआर. देन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. देन अगेन इंपॉर्टेंट that in the preamble we are having the words like liberty, fraternity, equality
and republic. So these 4 keywords in the preamble are taken from French Constitution. And finally, the Japan, the procedure established by law. This is I'm mentioning because this we will be discussing in detail in fundamental rights when we talk about right to life and personal liberty. So this is procedure established by is a Japanese concept. Japan से हमने borrow किया है. Now let's look up the vital statistics of the Constitution, the parts, the schedule, and the article. So first information, you do not need to cram it up के सब याद कर लेना, mug it up. वो नहीं करना है. Just to have ideas that what are parts, what are schedules, and what are the articles. So plainly, what are the articles? So we many times refers article this, article that. In laws, in ordinary laws, we mention sections. Section this, section this. So what is the article and sections? Basically, law is written in numbered form. Law कभी भी paragraphical ऐसे नहीं लिखते हैं कि ऐसे की तरह आपने लिख दिया है. So to mark every provision, you have provided a specific number to that provision in law book. And Constitution is a legal document. So like Article 1, Article 14, there shall be equality. Okay. Then Article 19, freedom of speech and expression. So ये जो numbered form है, ये basically articles कहलाती है. These are basically the provisions of the Constitution written in numbered form. Then what is the part? So part is basically a proper arrangement of articles in a systematic manner, ताकि Constitution में hodgepodge ना हो जाए. So in particular part एक particular topic ही mention किया जाता है. जैसे हम देखें, so part 1, Union and its territories. Okay, let's go this and then I'll explain what is schedule. So जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो 395 टोटल आर्टिकल थे और 22 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, 22 पार्ट्स. So part 1, Union and its territory, we will be discussing, so we'll know what is it. Then 2, citizenship, we know this thing कि नागरिकता को लेके चीजें यहां पे लिख दी गई. Then part 3, fundamental rights. So what I mentioned to say, what is the scheme behind the parts? एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक डाल दीजिए और उससे रिलेटेड सारी जो प्रोविजंस है उसी पार्ट के अंदर होनी चाहिए. सो दिस इज अ इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ थिंग. देन पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. लाइक वी नो दिस फंडामेंटल राइट दैट क्लेम अगेंस्ट द स्टेट. ये राइट हमारे स्टेट भी वायलेट नहीं कर सकता है. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोज प्रिंसिपल्स विच विल बी द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डे, that how they should rule over the people, what facilities, what laws, what policies they should bring to the people. That is a guideline. जैसे कि कंसेप्ट है लाइट हाउस का. अंधेरे में शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस हुआ करता है सी के अंदर. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइट हाउस है ताकि सरकारों को याद रहे यहां पे रखे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है थ्रू लॉज, थ्रू प्रोग्राम्स, थ्रू पॉलिसीज. Then we come to fundamental duties. Part 4A, it was not a part of original constitution, added by 42nd Amendment 1976. Then part 5, union. Union means plainly center. So center के अंदर parliament, president, then your judicial setup, Supreme Court. यहां पे दिया गया. Part 6, states. So states के अंदर, like again, the legislature, the Vidhan Sabhas, the Vidhan Parishads. Then you come to the high courts, the subordinate courts. Then you come to the governor sahab. ये सारी provisions part 6 के अंदर है. Then part 7 is repealed now. That was repealed by 7th Amendment 1956. What is repealed? So we are dealing with the legal reasoning. और यहां पे शब्द delete नहीं होता है. A law is never deleted. हालांकि इफेक्ट वही है. So किसी भी चीज को कानूनी तौर पे डिलीट कर देना, हटा देना, इफेक्ट से हटा देना, दिस इज कॉल्ड रिपील्ड. इफ अ लॉ इज टेकन बैक, कि आज के बाद ये लॉ लागू नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रिपील्ड. सो दिस होल पार्ट इज रिपील्ड. द ओनली पार्ट इज रिपील्ड, दैट इज 7th पार्ट बाय 7th Amendment 1956. नाउ वी कम टू पार्ट 8, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ लाइक. तो उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है. देन वी कम टू पार्ट 9, पंचायत. Part 9A, municipalities, and Part 9B, the cooperative societies. Here, we must know that these 3 parts were not a part of original constitution. So, Part 9, the panchayats were having the constitutional status
in 73rd Amendment 1992, and the municipalities were having the constitutional status by 74th Amendment 1992, and finally the cooperative societies were made the part of constitution by 97th Amendment 2011, very late. But the matter of fact which we have to focus is the panchayats and municipalities. And what is the importance of this fact? That Indian constitutional scheme, and under that the political setup, जो हमारे सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना है. So in this political setup, initially we were having two tier of the government. That was the central setup and the state setup. So we were having obviously the parliament and the state legislature, accordingly the PM, the CM. So this third tier of the governance, the panchayats and municipalities were not having a constitutional provision during the initiation years of the constitution. So these were made, the third tier of the governance were made constitutional part by 73rd and 74th Amendment, both in 1992. So we are now having three tier of governance. At local level, that can be your municipality or your village panchayat, and then the state legislature, MLAs, and then finally the MPs in the parliament, Lok Sabha and the Rajya Sabha. So सड़क से संसद तक का सफर, that democracy, that democratic roots, कि हम अपने गांव का सरपंच से लेके देश का प्रधानमंत्री तक अपने वोट की ताकत से चुनते हैं. So this is the constitutional scheme for democracy. Now we come to the part 10, scheduled and tribal areas. So tribal area के अंदर जो tribal people हैं उनकी management, उनकी administration के लिए dedicated part 10. Then we talked about the two tier of the government, the center and state. We talked about the list earlier, the union, state and concurrent list. But center state relation smoothly चलें, आपस में टकराव ना हो, that we are having a dedicated part called Part 11, relations between the union and the states. I again iterate the point. Union, wherever it is used, normally it is for the central setup. हालांकि union of states हम आगे पढ़ेंगे तो वो इंडिया के लिए भी यूज किया जाता है. Then part 12 और 13 को जरा देखें तो it is related about money. Earlier I talked about that. The constitution also talks about the economic aspect of your country. So the finance, property, contracts and suits, this being provided in part 12. Then trade, commerce and intercourse within the territory of India, that is included in the part 13. सामान जलंधर से चला चेन्नई तक गया, चेन्नई से सामान आया और मेरठ तक पहुंचा. इस सब के दौरान जो इतने सारे स्टेट बॉर्डर क्रॉस किए गए, ये ट्रेड कैसे चलता है, that is being provided in the part 3. Then it comes to part 14, services under the states. Services means जितनी भी सेंटर और स्टेट की सर्विसेज हैं, whether it is all India service like IAS, IPS or state services, that may be the CMO, SMO साहब in the medical field, then maybe the DC, that is the all India service, but the SDM साहब, the तहसीलदार साहब, ये सारी सर्विसेज पार्ट 14 से ही गवर्न होती हैं. एंड पार्ट 14A, ट्रिब्यूनल्स. This will again be a special interest of ours, and this was added by 42nd Amendment 1976, the constitutional status for tribunals. So we know this thing that we will be reading judiciary in well-manner operations, but judiciary का ही एक सबसेट कह लें आप, ये जुडिशरी के काम करने के एक सबसेट को कहा जाता है tribunals, which is a quasi-judicial body, a body which is not judicial body per se, but it performs functions like judiciary, and moreover it is being provided to lessen the burden which is already in a huge quantum upon on the judiciary. Usko kam karne ke liye we are having the tribunals. Then we come under part 15, that is the election. So Election Commission of India, and especially Article 3 to 6, that is right to vote. Remember, right to vote is not a fundamental right in this country, because that is not been provided in part 3 of the Indian Constitution, relates to fundamental rights. So under Article 326, we have been provided with right to vote as a constitutional right. Then part 16, a special provision relating to certain classes. So there is more and more provisions related to some safeguards provided to vulnerable section of society. For example, the
SCs, the STs, the Anglo-Indian community. So that protection is there. Then official languages. स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, यूनियन की क्या होगी, जुडिशरी की क्या होगी, पार्ट 17 के अंदर प्रोवाइडेड है. देन वी टॉक्ड अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस, द नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 18. देन मिसलेनियस प्रोविजन, जो कहीं फिट नहीं आ रही थी उसको पार्ट 19 में मिसलेनियस के नाम पर डाल दिया गया, और इसकी कुछ प्रोविजन हम बाकी आर्टिकल्स या फिर बाकी पार्ट्स के साथ पढ़ते हैं. देन द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 20. अमेंडमेंट कहां से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है ये प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले. सो पार्ट 20 के अंदर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, ये सारा प्रोसेस पार्ट 20 में लिखा हुआ है. देन फाइनली पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस. सो दिस इज फॉर स्टेट्स. फॉर फ्यू स्टेट्स there are some temporary, transitional and special provisions provided under part 21. Remember article 370, the special status of Jammu and Kashmir? So that is being driven from part 21 only. Then part 22, short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals. What is short title? More importantly, every law book, every act, every statute have some specific name, like Indian Penal Code 1860, like Criminal Procedure Code 1974, the last amended. Okay, so ये जो specific नाम होता है किसी भी law book का, इसको कहते हैं short title. Short title means law book का designated name, and our constitution is called as the Constitution of India. Now we move to the schedule. So we know what is article, we know what is parts, what is the utility of part. Now what is schedule? So which is famously called a schedule as well. So there's the pronunciation ka fark, but schedule is basically some listing work. The schedule technically I would say are appendages to some part only. So every schedule is attached with some part or some more parts, like more than one part, but it is still the appendage of some part. तो पार्ट्स के अंदर ही कुछ ऐसी लिस्टिंग का काम, जो वहां पे अगर आप लिस्ट बनाएं तो पार्ट बहुत हेवी हो जाएगा और आर्टिकल नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको आपने लिस्ट बना के आप बाहर ले आए हैं और उसको नाम दे दिया शेड्यूल का. शेड्यूल में आर्टिकल्स नहीं होते हैं. सो हियर यू कैन राइट योर थिंग इन पैराग्राफिकल और नंबर्ड फॉर्म विच इज नॉट कॉल्ड आर्टिकल. सो पॉइंट ABCD आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके. सो Schedule 1, Union, sorry, this is states and the union territories. Okay, part 1 भी यही था, Union and its territories, और यहाँ पे state and union territories. तो यहाँ पे एक तो सारे स्टेट की लिस्ट बनाई गई, नाम लिखा गया और यूटी का नाम लिखा गया, और इसी के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है, जो स्टेट्स का बॉर्डर है, वो सब भी डिफाइन है इसी के साथ. पार्ट 2, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स. कुछ हाई ऑफिसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हाई पोस्ट हैं, उनकी सैलरी एंड इमोल्यूशंस को पार्ट शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है. देन ओथ्स एंड अफर्मेशन. सॉरी. सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आर हैविंग डिफरेंट ओथ, फॉर्मेट ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन. के पोस्ट से जाने से पहले वो ओथ लेनी होगी. सो पार्ट 3 गिव्स द फॉर्मेट ऑफ दोज ओथ्स टू सर्टेन स्पेसिफिक offices under the constitution or constitutional dignitaries. Then seats of Rajya Sabha under schedule 4. So schedule 4 is basically again having a list. So there are name of states और उनको जितनी राज्यसभा की सीट अलॉटेड हुई है उसके सामने लिख दिया गया है. जैसे उत्तर प्रदेश 30 सीट्स, पंजाब 7 सीट्स. Okay, then we come to schedule 5 and 6. Both deals with the administration and control of scheduled areas. So schedule 5 says scheduled area and scheduled tribes in various states, but schedule 6 says the tribal areas of states, specifically Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura. So इन 4 राज्यों में अगर कोई scheduled area है, कोई tribal area है, that will be dealt with schedule 6 provisions. And finally, as we discussed, union, state and concurrent list.
lists under Schedule 7. So we, as discussed, एक यूनियन लिस्ट सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, देन स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट. सो टॉपिक का ट्राइफर्केशन, पार्लियामेंट जिस पे लॉ बनाए, स्टेट जिस पे लॉ बनाए और दोनों जिस पे लॉ बनाए. तो इस तरह की एक स्कीम है सेंटर स्टेट रिलेशन को सही तरीके से चलाने के लिए. देन वी कम टू शेड्यूल 8 एंड 22 लैंग्वेजेस आर प्रोवाइडेड, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई है. Schedule 9 is considered as closed schedule. This was added by First Amendment 1951. Now, what is closed schedule? Closed मतलब इसमें कुछ डाला निकाला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है. Closed for judicial review. So further we will understand the judicial review concept as well. But judicial review plainly says that power of judiciary by which it can check the constitutionality of any parliamentary act or administrative order. So that power is called judicial review. So under Schedule 9, if any law is placed under Schedule 9, then Article 31B says that law will not be subjected to judicial review. So judiciary की आंखों से वो कानून बचा रह जाएगा. Then we come to Schedule 10, which was added by 52nd Constitution Amendment 1985, एंटी डिफेक्शन लॉ. अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो उस पॉलिटिशियन को, अगर वो होल्ड करता है एमपी या एमएलए की पोस्ट, तो उस एमपी या एमएलए की पोस्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा, उसकी लेजिस्लेचर की मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी. दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड इन एंटी डिफेक्शन लॉ. देन Schedule 11 and 12. So Schedule 11 added by 73rd Amendment and Schedule 12 added by 74th Constitutional Amendment, both in year 1992. So what they belong to? So 11 deals with the panchayats and 12 deals with the municipalities, as we discussed part 9 and 9A. So alongside Schedule 11 and 12 were also being created. 11 शेड्यूल के अंदर 29 टॉपिक्स हैं जो पंचायतों को डेडिकेट किए जा सकते हैं स्टेट की तरफ से कि अब आप इनके ऊपर लॉ मेकिंग कीजिएगा. और शेड्यूल 12 के अंदर 18 ऐसे टॉपिक हैं जो डेडिकेट किए जा सकते हैं टू द म्युनिसिपैलिटीज के म्युनिसिपैलिटी उनके ऊपर लॉ मेकिंग करेंगी. सो देयर आर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल as we discussed right now. So as we have understood the constitutional concept, then the making of the constitution, then from which country we have inspired and taken what concept in our constitution, and finally the parts and schedule as well. Now let us enter to the constitution itself, and we begin with the very first important page of the constitution, that is the preamble. Now what is the preamble? So preamble is basically an introduction to any main text of the book. So if we go and read any book, academic or non-academic, even fiction, so that is having a chapter called preface. उसके अंदर किताब से रिलेटेड मोटी मोटी चीजें, उसका थीम वो बता दिया जाता है. So आपको समराइज फॉर्म में वो किताब मिल जाएगी प्रीफेस के अंदर. Same is the thing, the preamble is introduction to the constitution. It is rather a nutshell about the constitution. But क्या सिर्फ introduction और nutshell कहने से बात बन जाएगी? According to D.D. Basu, the famous author on the Indian Constitution, he opines that preamble is the source of philosophy of the Constitution. So सारी की सारी constitutional philosophy preamble के अंदर समाहित कर दी गई है. और एक और चीज कही जाती है that preamble is a key to understand, to unravel the minds of the constitutional makers. जब constitutional maker 389 लोग जब संविधान लिख रहे थे, तो कौन सी प्रोविजन लिखने के पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कारण क्या था, ये जानना हो तो फिर प्रेम्बल को पढ़ें तो फिर समझ में आ सकता है. सो दिस इज अ की टू अनरेवेल द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर इटसेल्फ. नाउ लेट्स कम, व्हाट इज द प्रेम्बल? टोटल 85 वर्ड्स आर देयर and each one is very very important because each one defines and correctly defines about India and Indian society, economy, polity itself. So the preamble goes,
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आपको इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है. हम की प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करेंगे, थीम के ऊपर फोकस करेंगे और काम हमारा आसान हो जाएगा. बट प्रेम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट. सो लेट्स गो. इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि आसानी समझ आए. मैं 3 ब्रेकेज कर रहा हूं. ओके, एंड दिस में भी ठीक है. ये तो चलिए बात का एंड डिक्लेरेशन ही है. ठीक है. सो the very first part says we the people of India, हम भारत के लोग. So even the Constituent Assembly got the power to make the constitution from the people itself, although it was partially elected, but it is a thematic thing. It's a mental construct that even the Constituent Assembly got the power from the people to make the constitution. Okay, let's come. और दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनकी प्रेम्बल ऐसे ही शुरू होती है. याद है हमने कहा था अमेरिका से इंस्पायर है. ठीक है जी. लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लें. जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था उस डॉक्यूमेंट को एडिट करके बनाया गया है प्रेम्बल. मतलब आपसे कोई 2 चीजें पूछे. पहला कि प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से इंस्पायर्ड है, विल से यूएसए. लेकिन अगर कहे किस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल पे? आंसर इज नो. सो वी आर हैविंग इंडिजिनस डॉक्यूमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was proposed by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1946. उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी प्रेम्बल बेस्ड है. So 2 facts must be cleared. Now, we the people of India having solemnly resolved. Solemnly is basically पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ, और resolved, resolution, resolute, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत को बनाना चाहते हैं. पहले इससे में भारत बनाना चाहते हैं. कैसा? एक ऐसा भारत विच इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया which is inherited in constitutional spirit, constitutional principles and manifested compositely in the preamble. Okay, then मैं आगे डिस्कस करूंगा वन बाय वन. टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. जब ऐसा भारत बन जाएगा तो ऐसा भारत बना के फिर आप करना क्या चाहते हैं आगे? तो हम अपने सिटीजन्स को कुछ सिक्योरिटी देना चाहते हैं. सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. सो दिस इज कंप्लीट जस्टिस टाइप ऑफ सिनेरियो. अगर आप किसी भी सोसाइटी को कंप्लीट जस्टिस देना चाहते हैं, आपके हाथ में पावर है, तो आप जस्टिस इंश्योर करें, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. बेसिकली जस्टिस अगर कंप्लीट जस्टिस होगा तो कब होगा? जब सोशल जस्टिस इंप्लीमेंट किया जाए, इकोनॉमिक और साथ में पॉलिटिकल जस्टिस भी दिया जाए, सामाजिक भेदभाव खत्म कर दिया जाए जात पात धर्म के आधार पर, और अगर कोई करता है तो सजा दी जाए. इसी के साथ इकोनॉमिक, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. स्टेट जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर लेगी. और साथ में पॉलिटिकल जस्टिस, राइट टू वोट, और किसी प्राइमरीडियल ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. इसके साथ अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाना है वो बना सकते हैं. कंप्लीट जस्टिस सिनेरियो. देन वी कम टू लिबर्टी. लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. सो वॉट एवर थॉट यू आर हैविंग, यू विल बी इन फ्रीडम पोजीशन. आप सोचिए, और अगर उन थॉट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बाय राइटिंग, बी रिसाइटिंग पोएम्स, वॉट एवर, दैट इज ऑल्सो फ्री. देन द बिलीफ, द फेथ, द वर्शिप, पूजा करने के तरीके, ये सब भी आपके आजाद रहेंगे. और इसी के साथ इक्वालिटी. ना इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमी. क्या अमीरों से पैसा लेके रॉबिनहुड टाइप्स और गरीबों में बांट देना? ये नहीं कर सकती है सरकार. इकोनॉमिक इनजस्टिस नहीं हो जाएगा. बट वी विल इंश्योर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. कम से कम सबको बराबर का स्टेटस. मे यू बी हाई सो एवर, कानून की निगाह में आप बराबर रहेंगे. और साथ में अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ, अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब, अपॉर्चुनिटी इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री, प्राइवेट बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी. इन सब में सबको बराबरी
बराबरी प्रोवाइड की जाएगी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब आपने भारत ऐसा बना लिया, आपने सिक्योर कर दिया लोगों को, इसके बाद में व्हाट यू वांट टू डू, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग देम ऑल। सभी लोगों में भाईचारा, फीलिंग ऑफ वननेस प्रमोट करनी है। सो फ्रेटर्निटी प्रमोट की जाएगी, बट इस फ्रेटर्निटी को प्रमोट के चक्कर में किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाएगा। भारत खंडित नहीं हो सकता है। कोई कितना भी चिल्ला ले, कह के लेंगे आजादी, लड़ के लेंगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, पंजाब मांगे आजादी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह बिल्कुल नहीं दी गई है। एंड फाइनली, एज वी डिस्कस्ड, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम भारत के लोग, जो पहले डिक्लेयर किया गया है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं एंड गिव टू अवर सेल्फ, खुद को ही डेडिकेट कर देते हैं हम भारत के लोग। कंप्लीट डेमोक्रेसी, कंप्लीट सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल। नाउ लेट्स गेट बैक टू भारत ऐसा बनेगा, उससे लोग ऐसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, लोगों को ये सिक्योरिटी मिलेगी और साथ में लोगों को भाईचारा, और भाईचारा होगा तो फिर अपने आप देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बरकरार रहेगी। मैं कहना चाहता हूं पाइपलाइन है पूरा का पूरा। अगर आपने एक ऐसा भारत बना लिया जो सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, चलिए सॉवरन को भी समझते हैं। दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी? टू बी प्रिसाइज, सॉवरेनिटी इज अ स्टेट वेयर योर पॉलिटिकल पावर इज अल्टीमेट सुप्रीम इन लॉ मेकिंग एरिना, और ये किसी भी और पॉलिटिकल पावर को अपने ऊपर नहीं मानती है। दैट मीन्स कि इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन खुद मेक आउट करती है, किसी और फॉरेन पावर का डिक्टेट बर्दाश्त नहीं करती है। मतलब देयर इज नो कंट्री, नो बॉडी अबव द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें यह बताएगा क्या करना है। दैट मीन्स इंडिया अपनी इंटरनल पॉलिसी कैसे चलाता है। हम अपने यहां पे राइट टू फ्री एजुकेशन दें, बसों में महिलाओं का फ्री ट्रेवल कराएं, इसके अलावा चाहे तो फंडामेंटल राइट की और बेहतरी के लिए डीपीएसपी को भी फंडामेंटल राइट बना दें। फ्री अनाज, फ्री राशन, ये हमारा अपना डिसीजन होगा। नो यूके, नो वर्ल्ड बैंक इज गोइंग टू टेल अस के क्या करना है। और इसके अलावा एक्सटर्नल पॉलिसी में भी, लाइक हम बांग्लादेश के साथ क्या ट्रीटी साइन करते हैं, हम फ्रांस से रफाल खरीदते हैं या इंग्लैंड से टाइफून खरीदते हैं, ये भी हमारा अपना डिसीजन खुद का होगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट लेगी, कोई वर्ल्ड बैंक, कोई आईएमएफ, कोई रशिया, कोई यूएसए हमें डिक्टेट करने वाला नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द सॉवरेनिटी, संप्रभुता, अपने डिसीजन खुद लेने का हक होना। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म? दैट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। दैट सेज दैट एक तो फिलॉसफी थी कैपिटलिज्म, जहां पे सरकार मिनिमल इंटरफेरेंस करती है इन द मार्केट। सो देयर विल बी कैपिटलिस्ट इन्वेस्टिंग द मनी इन सम एडवेंचर एंड आउट ऑफ इट विल दैट पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट विल earn as much as profit he wants. It is his right. And government will have less and less interference in market operations. But then जर्मनी के अंदर कार्ल मार्क्स पैदा हो गए। कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म के पीछे के क्रूर चेहरा था, जो इनविजिबल हैंड्स ऑफ कैपिटलिज्म था, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था लोगों की, मजदूरों की, किसानों की, उसको सामने लाया और ये एस्टैब्लिश किया कि मार्केट ऑपरेशंस के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी स्टेट की इंटरवेंशन होनी चाहिए टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, दैट इज स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट ओन्ड मैकेनिज्म। एक ऐसी व्यवस्था जहां पे सारे रिसोर्सेज के ऊपर अल्टीमेट हक स्टेट का होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो क्या इंडिया के अंदर भी सारी प्रॉपर्टी स्टेट की है और लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है? इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने अभी बात की, जो रशिया या चाइना के अंदर कभी चलती थी, क्यूबा के अंदर कभी चलती थी, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो बेसिकली वी वांट टू अचीव द वेलफेयर मीन्स, वेलफेयर गोल्स ऑफ द पीपल विच इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली इन डीपीएसपी। बट for these welfare goals, India will follow the democratic path. It will use the democratic means. Undemocratic नहीं होगा।
So we will not allow the Naxalites or the Maoists here to do their operation के लोगों के हक के लिए लड़िए. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मीन्स से वेलफेयर लोगों का हासिल किया जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मिक्स्ड इकोनॉमी. सिर्फ स्टेट अगर रिसोर्सेज के ऊपर हक करे तो सिर्फ सरकारी व्यवस्था होगा, प्राइवेट तो होगा ही नहीं. बट वी आर हैविंग मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इन एवरी स्फेयर, ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर एक्सेप्ट फ्यू मोनोपोलीज, बट वी आर हैविंग both the entities. We are having private entity and we are having the state entity, governmental entity. Like सरकारी अस्पताल भी है तो प्राइवेट अस्पताल भी है, सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है. इसी तरह से अगर पीआरटीसी है तो ऑर्बिट बस सर्विस भी है. दैट इज एग्जांपल फ्रॉम पंजाब. और अदर स्टेट में भी आपको प्राइवेट बस सर्विस तो मिल ही जाएगी. देन वी आर सेक्युलर. नेक्स्ट, कैसा भारत बनाना है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? सेक्युलर भारत है. हालांकि पिछले कुछ साल में देखें तो सेक्युलर एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रॉम द राइट विंगर्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है. नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म? सो दिस इज बेसिकली धर्मनिरपेक्षता, धर्म के आधार पर भेदभाव ना होना. सो इंडियन सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मीन्स द फिलॉसफी ऑफ सर्व धर्म समभाव. सभी धर्मों में एक जैसा भाव रखना है. बेसिकली इंडियन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है. सो वी आर नॉट लाइक आवर नेम, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत. सो इंडिया इज नॉट लाइक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान. सो इन दोज कंट्रीज which is based on theological concept, religion concept, they are having a religion attached with their identity that we are Islamic or maybe others. But India is a secular country, so we are Republic of India, that's it. We are not Hindu Republic, Sikh Republic or any type of. So we are secular. State का अपना यहाँ पे कोई religion नहीं होता है और state सब धर्मों को equally treat करता है. किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा religious identity के नाम पे. Next is the democratic. Democracy. Demo means people, cracy means rule. So it is basically the rule by the people. So there is very famous saying that what is democracy? It is government by the people, of the people, for the people. अब एब्राहम लिंकन ने ये वर्ड यूज तो कर लिए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इतने घिस दिए जाएंगे कि डेमोक्रेसी का असली मतलब भी पीछे रह जाएगा. सो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज द इनिशियल स्टेप ऑफ डेमोक्रेसी. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, जहां पे डे टू डे डेमोक्रेसी के अंदर भी, डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर भी लोगों की जो ओपिनियन है उसको शामिल किया जाए और फिर रूल किया जाए. सो दिस इज रूल बाय द पीपल. एंड देन फाइनली द रिपब्लिक. नाउ दिस समथिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इंग्लैंड के अंदर कुछ बड़े चेंजेस. एक तो मोनार्की का ट्रांसफर, इनहेरिटेंस ऑफ मोनार्की, और साथ में एक इंडियन का वहां पे पीएम हो जाना. आई एम हाईली एक्सपेक्टिंग वन पैराग्राफ ऑन मे बी दिस मोनार्कियल डेमोक्रेसी or Indian system. Okay, now what is the republic? See, there are two type of democracies in the world. One is called democratic republic and other democracy is called democracy with constitutional monarchy. So in India we are democratic republic. Okay, so what means republic? Plainly it means that head of a state will be elected person. ये hereditary नहीं होगा. So in India we are having the president महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम. तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनके बाद उनके बच्चे या ये किसी राष्ट्रपति की बेटी हो, ऐसा तो नहीं है. सो इलेक्टेड है इंडिया के अंदर, वी आर रिपब्लिक, प्लेन डेफिनेशन. बट अदर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी लाइक यूके, दे आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दे कैन नॉट क्लेम द रिपब्लिकनिज्म. सो व्हाट दे आर हैविंग सिस्टम, डेमोक्रेसी है, सारे डिसीजन वहां की पार्लियामेंट और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं, ऋषि सुनक साहब जो पीएम बने हैं. बट जो उनका हेड ऑफ स्टेट है दैट इज द क्वीन एंड राइट नाउ किंग चार्ल्स III. सो जो उनका स्टेट हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, वो हेरिडिटरी होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन एंड आई बिलीव यू नो नाउ द फिलॉसफी, द मेन फिलॉसफीज behind the Constitution of India. See, preamble is very rich source of value premises. In any constitution,
you are primarily having two premises. One is the institutional premises, where you get the institutions to run the system. Like you are having Supreme Court, you are having High Court, you are having Parliament, you are having state legislature, you are having different type of offices like governor, the president, the vice president, the CAG. So these are the institutional premises. But at the other, very important, equally important, or rather it is called more important part, कि ये सारे institutions किन principles, किन values के ऊपर काम करेंगे, and that is called the value premises of the constitution. And preamble, as we see, is a very rich source of value premises of the Indian constitution. Apart from it, it is there. The value premises is also the fundamental right and the DPSP as well. But the rich source is the preamble, as we know that what values are there, that we will create India on triple SDR. Then we will, this is a value promise that we will secure to all our citizens the justice, the liberty, the equality, and promote the fraternity. We will assure the dignity of the individual through this very constitution. So this is a rich source of the value premises of Indian constitution. Now let's understand some of the important points about the preamble. So first of all, as we discussed, it is based on the aims and objective resolution proposed by Sri Jawaharlal Nehru. Then we have discussed the word justice, and we have also discussed that it is taken from the Russian constitution or Russian revolution, because in Russian constitution it is also inspired by the Russian revolution itself. And then again, the liberty, equality, fraternity, and republic. So these four keywords in the preamble, these are being taken from the French constitution, and they have taken it from the French Revolution. So we can directly say that we have taken these words from Russian Revolution and the French Revolution. Then it is very important question that whether preamble is a part of Indian constitution or not. So there are two leading cases relating to this question. One is the Berubari Union case that was in 1960, and the Supreme Court observed that preamble is not a part of Indian constitution. But in 1973, the case one on the Bharti judgment, 1973, the Supreme Court overruled its earlier judgment and established that preamble is a part of the constitution. So right now, the preamble is a part of Indian constitution. Then we must understand this thing, that preamble is not enforceable in the court of law. It gives neither any power, not restrict any power given to the any authority in the constitution. So it is not enforceable in a court of law. So to get justice in a court of law, you have to make your case on a specific provision of the constitution. So if your equality is being violated by the state, so you will not go in the court and file the case based on preambular principle. Rather, you will file the case that, sir, my right to equality under Article 14 or 15 or 16 is being violated. So to get the enforceability, you have to seek the justice on a specific provision of the constitution, not the preambular principles. But the Supreme Court, the Honorable Supreme Court, has observed a number of cases that we can use, the court can use the preamble or preambular principles to interpret the constitution. So constitution की interpretation के लिए preamble का use courts कर सकते हैं, लेकिन directly implementable नहीं है. Rest मैं पहले कह चुका हूं, it is very important to know that it is a key to unravel the minds of constitutional makers. So today we have covered, we have understand what is the concept of constitution, then we understand the making of the constitution, the constituent assembly, the various committees, and other important thing like constituent assembly also worked as the parliament. It also made the ordinary laws, also adopted the national flag on which date? 22nd July 1947, and on 24th January 1950 it adopted the national anthem and national song for our country. Then we know the criticism of constituent assembly and the constitution itself. Then we understand the vital statics, what is article, then we discuss the parts, then we discuss the schedules of the constitution. And finally, we also discuss the preamble and the preambular principles. That is rather the philosophy of whole of the constitution.
to the last, we will discuss some of the important principles or legal maxims. As a ritual we have developed at every class, we discuss some legal maxims as well. So today's legal maxims are that actus e nemini fecit injurium, that says law holds no man for the act of God. Act of God we discussed in law of torts. So act of God which is out of the hands of a man or human, this is the force of nature. So it says that कानून act of God के लिए किसी को responsible नहीं मानता है. Then next, actus me invito factus non amitus actus, that means an act done against my will is not my act. भाई अब अगर आप मेरे सिर के ऊपर पिस्टल लगा के मुझसे कहें कि किसी दूसरे का पेन चुरा के आप मुझे दो, और उस फियर ऑफ इंजरी के डर में मैं वो पेन चुरा के आपके दूं, तो उस चोरी के लिए मुझे जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा, बिकॉज एन एक्ट डन अगेंस्ट माई विल, आपने मेरी विल के अगेंस्ट मुझसे वो काम करवाया है, मेरी फ्री विल नहीं थी, कंसेंट नहीं था, सो इट इज नॉट माई एक्ट, ये मेरा एक्ट नहीं है, ये तो आपका एक्ट है सर. देन causa sine qua non, that means factor essential to the occurring of the event, the very basic ingredient of any event. जैसे मैं कहूं ऑक्सीजन इज साइन qua non of life, ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट essential ingredient, that is called causa sine qua non. Then it is a principle that constitudo pro lege serventur, that means custom is observed as law. So various customs, the personal law thing, it is also observed as law. Like अगर कोई व्यक्ति 7 फेरे अग्नि के ले ले, तो फिर उसको जो मैरिटल लॉज हैं, तो इस कस्टम को लॉ के अंदर कंसीडर किया जाता है. देन रेस जुडिकेटा pro verite equipitur. So it is says that a matter adjudged is taken for truth. मतलब अगर एक मैटर कोर्ट ने एडजस्ट कर दिया कि हाँ ये जजमेंट है, तो उसको सच ही माना जाता है. हालांकि वो अपील में जाने की बात अलग है कि आप सेटिस्फाई नहीं है, बट व्हेन मैटर इज एडजस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज कंसीडर्ड एज ट्रूथ. ये प्रिंसिपल आपको लीगैलिटी के अंदर मान के चलना होता है. देन salus populi suprema lex, that means the welfare of the people is paramount law. So this is welfare legalism, you can say, that even the law exists for the welfare of the people. So ultimately says the welfare of the people is the paramount law. सबसे ऊंचा लॉ होता है welfare of the people. Then finally, transit terra cum onera, that means the land passes with its burden. The land passes with its burden, कि उस लैंड के साथ, उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जितनी भी लाइबिलिटी क्लॉजेज हैं वो भी साथ ही में जाएंगी. मतलब अगर मैं आपको अपनी गाड़ी बेच दूं और उस पर कोई लोन चल रहा है, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉपर्टी के साथ, अनलेस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इसके उलट कोई चीज ना लिखी हो. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.